नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन जायसवाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये गुप्त काल की दूसरी क्लास है। कोशिश आज हमारी यही रहेगी कि आज गुप्त काल को कवर कर दिया जाए। उसके साथ-साथ प्रश्नों की श्रृंखला को भी क्या है सॉल्व कर लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए आप लोग। अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इससे पिछली क्लास में हमने गुप्त काल के लगभग नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास भी किए थे। उसके साथ-साथ हमने एक अच्छा खासा सेशन को क्या है कंप्लीट किया था। एक अच्छे खासे खासे पोर्शन मतलब गुप्तकालीन जो भी शासक हुआ करते थे, उनको हमने क्या है कंप्लीट किया था। राइट? तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज जैसा कि आज का सेशन है गुप्तकालीन सेशन और उस पे हम बात करने वाले हैं मोस्टली प्रशासन पर। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रशासन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुप्त काल को हमेशा से स्वर्ण काल माना गया है। तो प्राचीन भारत का तो इस समय साहित्य में भी काम हो, इस समय टेक्नोलॉजी में भी काम हो रहा है, इस समय स्थापत्य पे आर्किटेक्ट पे भी काम हो रहा है। तो ये ओवरऑल क्या है काफी धार्मिक समन्वय का भी काल रहा है, वैदिक धर्म का विकास भी हुआ है, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारे साहित्यों को जो वैदिक ग्रंथ हैं या कह सकते हैं जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनकी रचना पूर्ण हो रही है इस काल में। तो ये बहुत ओवरऑल देखा जाए चिकित्सा की भी खोज हो रही है, जीरो की भी खोज हो रही है। न्यूटन का जो नियम बताया गया 14वीं 15वीं शताब्दी में वो पहले ही बता दिया गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण की खोज हो रही है, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में खोज हो रही है, बीजगणित पे खोज हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी खोजों का काल रहा है, बहुत सारी खोजों का काल रहा है। एक एक करके हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन प्रशासन पर। तो गुप्तकालीन प्रशासन देखा जाए तो सबसे पहली बात तो क्या होगा भैया, केंद्र होगा। केंद्र किस में बटेगा, क्रांत प्रांत, केंद्र प्रांत में बटेगा। प्रांत को हम किस नाम से कहेंगे, देश या भुक्ति या कह सकते हैं अवनी भी कुछ किताबें कहती हैं। ठीक है, प्रांत किस में बटेगा, प्रांत विषय में बटेगा। विषय यहाँ पर क्या है, विषय यहाँ पर जिला है। जिला विषय किस में बटेगा, जिला किस में बटेगा, तो जिला बटेगा विधि, विधि एज लाइक तहसील है। विधि एज लाइक क्या है, तहसील है। तहसील किस में बटेगा, पेट में बटेगा, और पेट ग्राम में। ये इनका क्रम है, ये इनका क्रम। गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, वो राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था साथ ही साथ, लेकिन राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं हुआ करता था। तो शासन की दृष्टि से देखा जाए गुप्त साम्राज्य का स्वरूप ऐसा था कि गुप्त वंशीय साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करते हुए अनेक राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य का जो शासन था वो सम्राट का में केंद्रित हुआ करता था। हमने आपको पहले ही बताया है कि समुद्रगुप्त ने जब राज्यों को जीता तो कुछ राज्यों को पूरी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया और कुछ को जीत करके और उनको वहां का शासन करने दिया। वहां पर उनको क्या करने दिया, शासन कर दिया था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो सम्राट होता है वो सभी शक्तियों का केंद्र था। गुप्त सम्राट अपने को महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम देवता, पृथ्वीपति, सम्राट, चक्रवर्ती, एक है परम भागवत, विक्रमादित्य, अरे बहुत सारी, कर्मादित्य, महेंद्रादित्य, बहुत सारी उपाधियां थी। तो इन सभी उपाधियों से विभूषित करते थे। राजा के देवत्व की कल्पना इस युग में लोकप्रिय रही है। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। गुप्त काल में मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था। करमदंड अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि कुमार गुप्त के जो मंत्री हुआ करते थे पृथ्वी सेन के पिता शिखर स्वामिन जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री रह चुके थे। चंद्रगुप्त सेकंड का मतलब मंत्री पद भी क्या है, अगर पुत्र योग्य है तो उसको भी क्या है वंशानुगत बनाया जा सकता है। मंत्री पद भी यहाँ पर हमें वंशानुगत देखने को मिलता है। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारमात्य कहा जाता था, जो प्रांतों के हेड होते थे। गुप्त साम्राज्य के हमने बताया कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को मिले ऐसा कहीं जरूरी नहीं था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। गुप्त राज्यों को ने प्रांतीय और स्थानीय शासन प्रणाली चलाई थी। राज्य जो था कई भुक्तियां कह सकते हैं प्रांतों में बटा होता था। हर भुक्ति का जो प्रभारी होता था उपरिक होता था, उसे कुमारमात्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हमने आपको बताया विषय तो जिला होता था। पेट क्या होता था, पेट तो पेट जो होता था वो ग्राम समूहों की इकाई होती थी, जो था। और दूसरी चीज ग्राम प्रशासन, ग्राम क्या है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जिसे ग्रामिक कहा जाता था, जिसको ग्रामिक कहा जाता था।
कुमारमात्य कौन हुआ करते थे? गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जिसे कुमारमात्य के नाम से जाना जाता था। राइट, ठीक है। कुछ प्रशासनिक इकाई है। देश के शासक को गुप्ता, भुक्ति के शासक को उपरुक्त महाराज, इन्हें भौगिक राजपुत्र के नाम से जाना जाता था, राजपुत्र या देव भट्टारक के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट हम आपको भी बता चुके हैं। इस पॉइंट पर अभी हम क्या है आप लोगों के साथ चर्चा भी कर चुके हैं। राइट, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ का नगर प्रशासन चक्रपालित हुआ करता था। चक्रपालित हुआ करता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, महत्तर या ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक या कह सकते हैं महत्तर या कह सकते हैं ग्रामपति, इन सभी नामों से क्या इसे जाना जाता था। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़े से और भी अधिकारी हैं, एक बार जरा मैं पढ़ देता हूँ कुछ अधिकारियों के नाम, आप लोग जरा सुन लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है, कभी कभार इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था, कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जैसे एक अधिकारी होता था संधि विग्राहिक अधिकारी होता था, जो संधि व युद्ध का मंत्री हुआ करता था। कुमारनाथ हम बता दिया, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। खाद्य पटकलिक कौन हुआ करता था? राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष हुआ करता था। महादंडनायक जो होता था, महादंडनायक, वो महादंडनायक कौन होता था? वो न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक कौन होता था? तो दंडपाशिक पुलिस अधिकारी हुआ करता था। ध्रुवाधिकरण भूमिकर वसूलने वाला, आज हो सकता है प्रश्न भी मिल जाए कि सर ध्रुवाधिकरण कौन सा अधिकारी होता था, तो ध्रुवाधिकरण क्या हो जाएगा? जो भूमिकर वसूलने वाला हुआ करता था। विनय स्थिति कौन सा पद हुआ करता था? जो धर्म एवं नैतिकता का क्या अधिकारी हुआ करता था। महाबलाधिकृत सेनापति हुआ करता था। ठीक है, करडिक कौन होता था? तो जो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। अगर हम बात करते हैं भू राजस्व के बारे में बात करें, तो भू राजस्व जो था वो गुप्त काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर हुआ करता था। भूमिकर को भाग के नाम से जाना जाता था। भाग को दर 1/6 होती थी। और नकद कर, नगद कर के रूप में जब इसे वसूला जाता था तो इसे हिरण्य कर के नाम से जाना जाता था। नकद कर को इसे किस नाम से जाना जाता था? तो नकद कर को इसे हिरण्य कर के नाम से भी जाना जाता था। राइट, हिरण्य कर के नाम से जाना जाता था। भाग और बलि, बलि भी एक प्रकार का कर था। बलि जिसे क्या कहता था? जिसे हम कहते थे धार्मिक, एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। गुप्तकालीन संस्कृतियों पर अगर हम चर्चा करते हैं, गुप्तकालीन संस्कृतियां, तो कला और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्लासिकल युग या कह सकते हैं स्वर्ण युग हुआ करता था। इस युग में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। संस्कृत भाषा का क्या है? अत्यधिक विकास हुआ था। हर्षेल गुप्त काल का परकेंड विद्वान हुआ करता था, जिसने पर्याय प्रशस्त की रचना की। कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि सर हरसेन किसके दरबार से संबंधित था, किस गुप्त शासक के दरबार से क्या हुआ करता था? हर्षेन संबंधित हुआ करता था। इस काल में अनेक साहित्य लिखे गए, अनेक स्मृतियां और साहित्यों पर भाष्य भी लिखे गए। पुराणों, उसके साथ साथ रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति आदि इन सब की स्मृतियों की रचना हुई थी। ठीक है, और बड़े बड़े विद्वान रहते थे। कालिदास संस्कृत का विद्वान हुआ करता था, जिनकी 7 रचनाएं मिलती। कालिदास जो संस्कृत का विद्वान हुआ करता था, जिसकी 7 रचनाएं मिलती हैं। आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी वो रचनाएं थी, 7 रचनाएं जो क्या है कालिदास की रचनाओं से संबंधित हुआ करते थे। कालिदास के ऋतु संहारम, मेघदूतम, क्या है कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, और क्या है अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास के क्या हुआ करते थे? ये सभी कालिदास के ग्रंथ हुआ करते थे। कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय तीनों नाटक थे। रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य हुआ करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ ऋतु संहारम और मेघदूतम ये क्या हुआ करते थे? लघु काव्य हुआ करते थे। अब अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि कौन नाटक है, तो 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ये नाटक हुआ करते थे। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम इस युग के विशिष्ट रूप से राजनीतिक नाटक हुआ करते थे। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी गई है। ब्रह्म सिद्धांत लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है।
इसी काल में विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई है। इसी काल में नारायण के द्वारा हितोपदेश पुस्तक लिखी गई है। इसी काल में शूद्रक द्वारा मृच्छ कटकम के नामक पुस्तक लिखी गई है। इसी काल में बराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत का नामक पुस्तक लिखी गई है। इसी काल में भारवी द्वारा किरातुर्जन्यम और भास द्वारा स्वप्न वासोदत्ता नामक पुस्तक क्या है, लिखी गई। विज्ञान एवं तकनीक की बात करते हैं तो इस समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट हुआ करते थे। इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक में वृत्त त्रिज्या के सिद्धांतों, दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति इन सभी की क्या की है, इन सभी की विवेचना की। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया, जो आधुनिक सिद्धांत के सन्निकट है। और इन्होंने इस सौर वर्ष की लंबाई 365.35860 दिन के बराबर बताया था, जो ये भी क्या है, आधुनिक सिद्धांत के सर्वनिकट हुआ करता है, सर्वनिकट हुआ करता है। ठीक है। इन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, साथ ही बताया कि पृथ्वी गोल है। उस समय क्या माना जाता, उस समय छोड़ो 14वीं 15वीं इवन 17वीं शताब्दी को माना जाता था, ठीक है, कि पृथ्वी गोल नहीं है। इवन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी चिपटी हुई है, पृथ्वी गोल नहीं मानते। ठीक है। और ठीक है, तो ये अलग अलग ये धार्मिक विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बराहमिहिर ने पंचरस सिद्धांतिका में ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का क्या है, उल्लेख किया है। बराहमिहिर भी इस काल के क्या है, पंच सिद्धांत का, लघु जातक, विवाह पटल, इन सब नामक ग्रंथ हुआ करता था। बराहमिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बराहमिहिर ने ही बताया था। तो सोचो, भारत में बताया था, कहीं यूनान और मध्य एशिया में बता दिया होता तो पत्थर, वो क्या, पत्थर से तो कुचल दिया जाता था, या तो पहाड़ से ढकेल दिया जाता, तब ये होता भाई, ये होता। ठीक है। चलिए, पूर्वी तुर्किस्तान ने नवीनतम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ मिला है, जिसकी रचना क्या हुई है, नवनीतिकम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ मिला है, जिसकी रचना गुप्त काल में हुई है। ये पता चला है हमें पूर्वी तुर्किस्तान के माध्यम से। चलिए, स्थापत्य कला, बहुत स्थापत्य कला। प्रथम चरण में देखा जाए तो बौद्ध चैत्य, या कह सकते हैं बौद्ध विहार, इन सब का खूब निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुप्त काल में देखा जाए तो गुप्त काल में मंदिर शैली पहली क्या है, पहले ये चिपटे हुए मंदिर बनते थे, पहले क्या है, चिपटे हुए मंदिर बनते थे। ठीक है, पहले। लेकिन इस काल में क्या है, इस काल में फिर क्या, शिखर युक्त मंदिर दिखाई देने लगे। शिखर युक्त मंदिर भी क्या है, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। तो इस काल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, इस काल से इंपॉर्टेंट रहा है। अधिकांश मंदिर जो है वो पत्थर से निर्मित हुए हैं, और आपको कुछ ईंटों से भी निर्मित मिले हैं, कुछ ईंटों से भी निर्मित मिले हैं। आप जानते हैं भीतरगांव मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि ईंटों से निर्मित हुआ करता था। ठीक है, ईंटों से निर्मित हुआ करता था। तो बहुत सारे मंदिर मिले हैं। द्वितीय चरण में स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बनाए गए, फिर ऐसे मंदिर बनाए गए, फिर क्या है, ऐसे मंदिर बनाए गए। तृतीय छत में मंदिर की चौकोर या समतल छत बनाई गई, ये वाली बनाई गई। इसमें एक कमरा बनाया गया जिसमें देव मूर्ति स्थापित किया गया, जिसे गर्भगृह कहते थे। कमरे के सामने हाल बनाया गया, जिसे मंडपम के नाम से जाना गया। राइट। चौथे चरण में प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया, एक खुले का निर्माण किया गया। मूर्ति कला देखा जाए तो मूर्ति कला, बिहार के सुल्तानगंज से बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त होती है, जो सबसे सुंदर है, जिसे ब्रिटेन के बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया। बर्किंघम संग्रहालय में क्या है, रखा गया है। ठीक है। इस काल के मंदिर कुछ फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर, ये तो आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से स्थित है। मरिया मठ का मंदिर, ये नालंदा बिहार में स्थित है। नागोद का भूमरा मंदिर, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी जबलपुर में स्थित है। और बौद्ध गुफा, ये अजंता की गुफाएं हैं, जो भी इसी से संबंधित है, गुप्तकालीन मंदिरों से संबंधित है। चित्रकला की बात करें तो वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं के अंतर्गत की है। गुप्त कला में अजंता और बाघ की गुफाओं से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, चित्र प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, अजंता की गुफाओं में 2 प्रकार के चित्र तकनीकी का प्रयोग किया गया है। बाघ की गुफाओं की संख्या कुल 9 है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अजंता बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश
प्रदेश के धार जिले में स्थित है। वहीं अजंता की गुफाएं देखा जाए तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हुआ करता है। वहां पे भी हमें चित्रकला देखने को मिली है। ठीक है, चित्रकला देखने को मिली है। फ्रेस्को तकनीक, इस तकनीक से गीला लेप से चित्र निर्मित किए जाते थे। और एक था टेम्पोरा, टेम्पोरा इस तकनीक से सूखे लेप द्वारा चित्र निर्माण किए जाते थे। तो ये चित्रकला रही है इस काल की। महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देवगुप्त या देवराज भी हुआ करता था। चंद्रगुप्त ने गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। ये हम पॉइंट आपको कल ही बता चुके हैं, सॉरी कल क्या, पिछली क्लास में बता चुके हैं। सारे पॉइंट पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। बिल्कुल, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहता है? दिनार कहा जाता है। पायान के अनुसार सामान लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। साथ ही साथ गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना से प्राप्त हुआ। जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बयाना कहाँ स्थित है। ये बयाना कहाँ स्थित है? अगर पूरी क्लास देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बयाना भी मिल जाएगा आपको कहाँ स्थित है। गुप्त काल में किसानों से उद्रंग और उपरेक नामक अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण एरर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? एरर से प्राप्त होता है। गुप्त काल में कायस्थ का उल्लेख लेखक वर्ग के रूप में मिलता है। कायस्थ सर्वप्रथम कुषाण कालीन मथुरा अभिलेख एवं याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राप्त होती है। पायान उल्लेख करता है जब चांडाल बस्ती में प्रवेश करता है तो लकड़ियां बजाते हुए चलता था, लकड़ियां बजाते हुए चलता था। ये कुछ समय की परंपराएं हुआ करती थी। कोहोम अभिलेख में जैन मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों की श्रेणी द्वारसपुर या मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख हुआ है, जो पटवस्त्र से संपत्ति हुआ करता था। तत्काय के नाम से जाने जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। बिल्कुल है। गुप्त काल में सुश्रुत नामक शल्य चिकित्सक हुए थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने छुआछूत से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया था। दशमलव प्रणाली का विकास भी गुप्त काल में हुआ था। साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथों में रेशम के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में शतरंज का खेल भारत में शतरंज खेल चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और मध्य काल में देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये राजकीय खेल था। भारत से ही या ईरान और फिर ये यूरोप पहुंचा। ठीक है, फिर ये कहाँ पहुंच रहा, फिर ये यूरोप पहुंच रहा। चले, आज के क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। आज के क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। आज थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिल जाए, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जानदार मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही जानदार मिलने वाले हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइए क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्नों की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ओके, अच्छा। साथ ही साथ उन्होंने भूमदान की परंपरा को प्रोत्साहित किया था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। एक दो तीन सही है, एक दो सही है, एक तीन सही है, या कह सकते हैं केवल दो और तीन सही। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपको बता दिया जाए, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकार हो। भैया उनकी उपाधि नहीं थी, आपने उनकी उपाधियां भी देखी, परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज। ठीक है, तो उनकी ढेर सारी उपाधियां हुआ करती थी। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत नहीं, नितांत केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है, उन्होंने भूमदान की परंपरा को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल किया था। तो पहला और तीसरा इसका सही जवाब है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन में, अगला क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था?
चलिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं हुआ करता था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पूर्ण आक्रमण बिल्कुल हुआ था, प्रशासन का सामंतीकरण ढांचा देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अरब आक्रमण कब हो रहा है? अरब आक्रमण 707 में, 712 में हो रहा है। ये गुप्तों के समय में अरब आक्रमण नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? डी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कंदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। हम्म तो आपको बताना है इनमें से उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, आपको बताना है। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कंदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो आपको बता दिया जाए ये किस लिए विख्यात हुआ करते थे। ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह हुआ करते थे। ये विदेशी व्यापार करने वाले क्या हुआ करते थे? ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह हुआ करते थे। राइट। चलिए अगले प्रश्न। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या निर्दिष्ट करते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौसमों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए फटाफट जवाब करिए आप लोग। कमेंट सेक्शन में जवाब भी करते रहिए या पॉइंट को नोट करते रहिएगा एक एक करके। तो आपको बता दिया जाए ये क्या हुआ करते थे। ये भूमाप हुआ करते थे। कुल्या माप और क्या द्रोणवाप, ये भूमाप की क्या है, इकाइयां हुआ करती थी। इनका प्रयोग मोस्टली गुप्त काल में होता था। ध्रुवाधिकरण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय ध्रुवाधिकरण? हिंदू विवाह का एक धार्मिक अनुष्ठान, राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी, उसके साथ साथ ज्योतिषी, तारों से दिशा ज्ञात करने वाले नाविक। ध्रुवाधिकरण क्या है? तो ध्रुवाधिकरण से अभिप्राय आपको बता दिया जाए गुप्त काल में। गुप्त काल में अगर बात किया जाए तो गुप्त काल में भूम कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूम अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए क्या है, महाछप्परिक और करडिक नामक अधिकारी हुआ करते थे। तो राजा का अंश का संग्रह करने वाले जो अधिकारी होते थे धान्य में, वो क्या कहलाते थे? वो ध्रुवाधिकरण कहलाते थे। ध्रुवाधिकरण कहलाते थे। गुप्त काल में भूम कर संग्रह से संबंधित था। गुप्त काल में भूम कर संग्रह से संबंधित हुआ करता था ध्रुवाधिकरण, करलिक, महाछप्पलिक, सातवां। फिर से वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ध्रुवाधिकरण इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवाधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान भूम के रिकॉर्डों को सुरक्षित देखभाल के लिए जिम्मेदारी अधिकारी जाना जाता था। गुप्त काल के दौरान भूमि के रिकॉर्डों को सुरक्षित देखभाल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी जाना जाता था। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज नोन एज ध्रुवाधिकरण करडिक समाहर्ता शूलिका। तो अभी तो हमने बताया कि जो भूमि के आलेखों को सुरक्षित रखे, भूमि के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे, देखभाल करे, तो उसके लिए कौन सा अधिकारी होता था? उसके लिए करडिक नामक अधिकारी होता था। उसके लिए कौन सा? करडिक नामक अधिकारी होता था। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द डेजिग्नेशन महत्तर एंड पट्टिकल वार यूज्ड फॉर। आपको बताना है गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख।
तो महत्तर और पट्टिकल पदनाम जो है वो किसके लिए, वो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए, ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से एक की अन्य तीन से भिन्न गुणाकारता कौन सी है, सभा, नगरक, भुक्ति और ऊ। तो यहाँ पर जो भुक्ति है ना, ये भुक्ति अलग है। भुक्ति का मतलब क्या है, प्रांत से संबंधित है, प्रांत से संबंधित है। इसका हेड उपरी महाराज होता था, बाकी वो सब नगर प्रशासन से संबंधित हुआ करते थे। तो भुक्ति इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे, उपरी महाराज, कुमार मात्य, विषयपत्य, राजस्थानी, हम बता चुके हैं राजस्थानी। ठीक है, गुप्त काल में प्रांतपति आज की क्लास में हम बता चुके हैं कि गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाते थे। तो प्रांतपति को उपरिक महाराज कहा जाता था। प्रांतपति को क्या कहते, उपरिक महाराज के नाम से जाना जाता था। भाग और बलि क्या थे, भाग और बलि सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, प्रशासकीय विभाग थे। भाग और बलि क्या थे, तो भाग और बलि जो थे वो राजस्व, भाग भूमि कर था, भाग भूमि कर हुआ करता था। बलि क्या हुआ करता था, बलि धार्मिक कर हुआ करता था। बलि धार्मिक कर था, भाग और बलि ठीक है राजस्व के क्या थे, स्रोत हुआ करते थे। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस काल में बलात् श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित है। विष्णु पुराण में एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ओके। महरौली शिलालेख में यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के लिए राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था। उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था और सौराष्ट्र गुप्त राज्य का हिस्सा नहीं था। देखो भैया, चाहे जितना बड़ा प्रश्न, एक पॉइंट ऐसा दिख जाता है ना कि पूरा जवाब आसान कर देता है, क्वेश्चन आसान कर देता है। सौराष्ट्र का प्रांतपति परदत्त स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा, अगर नहीं हिस्सा होता कैसे करा रहा होता, कैसे करा रहा होता, बताइए बताइए कैसे करा रहा होता। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी और सार्थवाक का उल्लेख निम्नांकित स्थान पर प्राप्त गुप्त अभिलेखों से हुआ, कहां पर, मध्य प्रदेश, पुंडवर्धन, आवंती और सौराष्ट्र। तो नगर प्रशासन के प्रसंग में देखा जाए, नगर श्रेष्ठी और सार्थवाक का उल्लेख कहां से मिला है, पुंडवर्धन से मिला। कमेंट सेक्शन में जरा बताओ पुंडवर्धन कहां है, कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ना बताइए, हम ना बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, फ्यूडलिज्म बिकेम पॉपुलर इन इंडिया एट लार्ज स्केल। सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली, मौर्य, कुषाण, सातवाहन युग और गुप्त काल। तो सामंतवाद का अंकुरण सातवाहन कुषाण काल में हुआ था और राजपूत काल के आते आते तक समाज में पूर्णतः स्थापित हो गया था। सामंतवाद का सबसे अधिक विकास देखा है तो गुप्त काल में हमें देखने को मिला। किस काल में, गुप्त काल में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, कर रहित कृषि भूमि, तो सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो आपको बता दिया जाए, भूमि अनुदान की परंपरा का शुरुआत सातवाहन काल में हुई थी, लेकिन गुप्त काल के आते आते मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि और ग्राम अनुदान दिया गया था। आगे चल करके हर्ष के काल में प्रशासनिक क्षेत्र में क्या होती, भूमि अनुदान की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को, इसको ब्रह्मभोज के नाम से आता था, ब्रह्मोद्योग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसे क्या है, सबसे ज्यादा ब्रह्मदेव के नाम कहा गया है, ब्राह्मणों को दिया गया है, ब्रह्मोदय के नाम से इसे कहा जाता था इस भूमि को। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कुमारमात्य सबसे बड़े अधिकारी थे, घरेलू प्रांतों में राजा द्वारा प्रत्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था, उसकी सहमति के बिना भूमि की लेन देन शुरू हो गई थी। अरे भैया, गांव के मुखिया का महत्व कैसे खत्म हो जाएगा। महत्तर और पट्टिकल फिर कौन थे, जरा बताइए। महत्तर और पट्टिकल कौन कौन से हुआ करते थे। गुप्त काल में कुमारवात्य राजा का प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, यह साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, सबसे बड़े पदाधिकारी थे। ये कथन बिल्कुल सही, कथन सही है। लेकिन ग्राम सभा होती थी जिसके महत्तर कहलाते थे, ग्रामपति कहलाते थे, और उनकी ग्राम में भूमि का लेन देन उनकी अनुमति के बगैर नहीं हो सकता था। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था, किस प्रकार की भूमि को अपराहत, बिना जोती गई हुई भूमि। ठीक है, जंगली भूमि, सिंचित भूमि और घने जंगलों वाले भूमि, जोती हुई। आपको बताना है इनमें से सही। देखिए,
कई प्रकार के भूम बताएगा। एक भूम हुआ करती थी वास्तु, वास्तु भूम कौन सी होती थी? वास करने योग्य, एक वास्तु भूम थी, वास करने योग्य भूम, ठीक है। अपराहत कौन होती थी? एक ऐसी भूम जो जोतने योग्य नहीं हो, ठीक है, तो बिना जोती गई जंगली भूम हुआ करती थी। खिल्ल कौन हुआ करते थे? तो खिल्ल आपकी बता दिया जाए, खिल्ल आपकी जंगली भूम हुआ करती थी। जंगली घने जंगलों वाली जो भूमि होती थी ना, वो खिल्ल के नाम से जाना जाता था। क्षेत्र कौन सी होती थी? तो क्षेत्र जो होती थी वो कृषि योग्य भूमि होती थी। कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, राइट। निम्न को आपको बताना, सुमेलित करना है। निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र, गौलमिक, कुल्यवाप, आहार, भूमि मापक इकाई, प्रशासनिक इकाई, राजकीय उपाधि, राज्य कर्मचारी। अभी कुल्यवाप तो आपको बताया था ना, अभी हमने आपको तो कुल्यवाप बता दिया था ना, को कुल्यवाप भूमि मापक इकाई हुआ करती थी। देवपुत्र क्या है? राजकीय उपाधि हुआ करती थी, राजकीय उपाधि हुआ करती थी, ठीक है। आहार प्रशासनिक इकाई थी भाई, आहार को ही तो जिला हमने कहा था, आहार को ही तो जिला हमने कहा था। गौलमी क्या है? गौलमी का राज्य कर्मचारी हुआ करता था। आप मिला लीजिए, 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 20 का क्या है? सही जवाब हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल के दौरान 5वीं और 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह उत्तर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरा, कैसा चबूतरा? ये वर्गाकार चबूतरा है। वर्गाकार चबूतरे पर, ठीक है, इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार में हराब बने हुए हैं। तो आपको बता दिया जाए, सदी का निर्माण 5वीं 6ठी में होता है। यह मंदिरों में से निर्मित एक है। दोनों कथन सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल से गंगा और यमुना, गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? अहिच्छत्र, कौशाम्बी, राजघाट, भीतरगांव। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? तो गंगा और यमुना की प्रसिद्ध मूर्तियां अहिच्छत्र में पाई जाती है। अहिच्छत्र की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताइए, सब पढ़ा चुका हूँ। अहिच्छत्र की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया? प्रयाग प्रशस्त, मेहरौली, एरड़ और जूनागढ़ प्रशस्त। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया? तो आपको बता दीजिए, एरड़ नहीं है, एरड़ नहीं है। मेहरौली स्तंभ ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है मेहरौली। एरड़ से हमें क्या है? सती प्रथा की जानकारी प्राप्त, सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित साहित्य में से निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखे गए? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की। मेघदूत की रचना कालिदास ने की। क्या है? कालिदास ने की। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। वात्स्यायन ने काम विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना। सारी किताबें गुप्त काल में लिखी गई हैं। डी इसका क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अग्निमित्र किस वंश का था? किस वंश का था? तो ये बच्चा आपको बता दिया जाए, ये शुंग वंश का हुआ करता था। अमर सिंह पोस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर अमर सिंह के बारे में बता दो कि अमर सिंह कौन हुआ करते थे। तो अमर सिंह किसका नाम था? प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध कोशकार हुआ करते थे, या कह सकते हैं चालुक्य के, ठीक है। अमर सिंह के चालुक्य वंश के राजपूत शासक थे। कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में उल्लिखित कवि थे। उड़ीसा के नृत्य शैली थी। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह, ठीक है। तो अमर सिंह प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध कोशकार हुआ करते थे। इनके में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर,
ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने बात बताई कि आर्यभट्ट, पृथ्वी अपने दूरी पर क्या है, पृथ्वी गोलाकार है, अपने दूरी पर क्या है, घूम रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, उज्जयन। तो बीजगणित के क्षेत्र में काम करने के लिए कौन जाना जाता था? भास्कर का नाम आता है। बीजगणित के क्षेत्र में काम करने के लिए किसका नाम आता है? तो वहां पर भास्कर का नाम आता है। भास्कर को क्या है, बीजगणित के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। गुप्त काल में बराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, या किस विषय पर आधारित है? खगोल विज्ञान, शासन कला, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति, अर्थशास्त्र। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि गुप्त काल के में बराहमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, या किस विषय पर आधारित हुआ करती है? तो ये किस विषय पर आधारित है बच्चा? ये खगोल विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? खगोल विज्ञान पर आधारित हुआ करती है। न्यूटन के सिद्धांत के बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर और पृथ्वीशस। आपको बता दिया जाए, न्यूटन के सिद्धांत से पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ब्रह्मगुप्त ने इसके बारे में बता दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा में हमने आपको बताया कि महायान बौद्ध की पढ़ाई विशेष रूप से की जाती है। यही कारण है महायान बौद्ध को ही क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ, इसे क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बंगाल, बिहार और गुजरात, तमिलनाडु। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार में। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, आपको बताना है। छठी शताब्दी में आपको बताना है युआन च्वांग फाहियान सुंगयुंग आइजिन। 5वीं शताब्दी में फाहियान आया था, ध्यान दीजिएगा, फाहियान टिक मत करिएगा, ये 5वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, सुंगयुंग आया था। सुंगयुंग जो आया था ये छठी शताब्दी में भारत, छठी शताब्दी में भारत आया है। शक और गुप्त संवत के बीच का अंतर फिर लगभग कितना अंतर है? तो शक संवत कब पारी हुआ था? 78। गुप्त संवत 319। घटा दो दोनों, कितना बचे? 241। 319 माइनस 78, 241 बच रहा। मास्टर मैथ भी सिखा रहा है, अरे वाह। चलिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? भीतरी एरड़, जूनागढ़, त्योंगांव। आपको बताना है सती प्रथा का, फ्रॉम वेयर द इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती कल्ट इज फाउंड। एरड़ अभिलेख में गोपराज की पत्नी सती हुई थी। भानुगुप्त का सेनापति हुआ करता था, कूड़ों के साथ लड़ते हुए मारा गया था। कूड़ों के साथ लड़ते हुए मारा गया था, उसकी पत्नी सती हो गई थी। गुप्तकालीन समाज में हरास के कारण क्या थे? गुप्तकालीन समाज में हरास के कारण क्या हुआ करते थे? तो जातियों की संख्या बढ़ जाना, शूद्रों का कृषि में कम हो जाना, अछूतों की संख्या कम हो जाना, व्यापार वाणिज्य का ह्रास हो जाना। तो व्यापार और वाणिज्य का ह्रास होना ही क्या है? गुप्तकालीन समाज में ह्रास का कारण हुआ करता था। ह्रास के वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर सब जो सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो वो डी लग रहा है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कसारपड़, दिनार और पड़। द सिल्वर कॉइन इशू बाय गुप्ताज वर कॉल्ड। तो इसको रूपक के नाम से जाना जाता था, रूपमान या रूपक के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्तकालीन सिक्कों की सबसे बड़ी निधि हुआ करती थी? सबसे बड़ी निधि हुआ करती थी बस्ती, बयाना, हाजीपुर, कुटवा। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया भी था बयाना निधि। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर ये बयाना निधि आखिर है, कि बयाना निधि आखिर है कहाँ पर, ये जरा हमें बताइएगा। प्राचीन काल में अक्षय निधि कौन हुआ करते थे? राजस्व संगठन थे, सैन्य संगठन थे, व्यापारिक संगठन थे, उनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में अक्षय निधि कौन था? राजस्व संगठन, सैन्य संगठन, व्यापारिक संगठन, उनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए अक्षय निधि जो था ना, अक्षय निधि क्या हुआ करता था? राजस्व संगठन हुआ करता था? नहीं नहीं, अक्षय निधि जो हुआ करती थी एक अस्थाई पूंजी थी। अक्षय निधि क्या थी? एक अस्थाई पूंजी हुआ करती थी।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक हुआ करता था? पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर, वाराणसी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी। गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक नगरी जो थी वो वाराणसी हुआ करती थी। गुप्त काल के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों को श्रेणी कहा गया, श्रेणी कहा गया। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? नल शब्द, नल शब्द का आशय क्या? सिंचाई का साधन, भूमि माप, जल निकासी व्यवस्था, अनाज की माप। तो जल, नल शब्द क्या है? ये भूमि का माप हुआ करता था, भूमि का ये माप हुआ करता था। गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी? विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, राम और विष्णु, विष्णु और शिव। तो गुप्त काल में विष्णु और शिव की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में विष्णु और शिव की पूजा समन्वयता रूप में हमें प्रदर्शित की गई। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंगली बिच्छू के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो बोधगया में सिंगली बिच्छू के विहार बनाने की अनुमति गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा प्रदान की गई थी और मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास एक दूतमंडल भेज करके बिहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिससे समुद्रगुप्त ने साहस स्वीकार कर लिया था। तो आज की क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हो रही है और आज के साथ इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। अगला सेशन जो होगा वो उत्तर गुप्त काल का होगा। अगला सेशन जो होगा वो उत्तर गुप्त काल का होगा। तो बाकी के डिस्कशन हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी जो बात होती है ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेहतर हो। साथ ही साथ अब अभी देखा जाए तो मात्र 65 से 66 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स को लेकर के, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के। तो अभी तो मैं कहूंगा कि जिनका थोड़ा बहुत भी प्रीलिम्स तैयार है तो वो भी अगले 20-25 दिन तक मेंस पे काम करें, फिर प्री पर फोकस करेंगे पूरी तरीके से। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू।